हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में आज हम चैप्टर 9 ए को लेकर चलेंगे, अध्याय 9 कै को लेकर चलेंगे, जो बेसिकली मूलतः आईपीसी में नहीं था। बाद में जब 1920 में 1919 का एक्ट आया और निर्वाचन संबंधित जो उपबंध किए गए थे और उनको जो बढ़ावा दिया गया था, उनके बाद जो है इस चैप्टर की ज़रूरत पड़ी थी। तो 1920 में संशोधन के द्वारा यह चैप्टर डाला गया था, जो बेसिकली निर्वाचन से संबंधित जो अपराध होते हैं उनके विषय में है। और जो धारा 171 है उसमें ही उपधाराएं बनाई गई हैं और उन्हीं उपधाराओं में जो है यह पूरा चैप्टर समाप्त हो जाता है। जो निर्वाचन संबंधी जितने अपराध होते हैं उनके बारे में बेसिकली यह पूरा चैप्टर है। कुछ बिंदु लिखूंगा मैं बोर्ड पर चैप्टर को शुरू करने से पहले, वही जो थ्योरी है मेरी, ताकि अगर आप कहीं पर उलझो पूरे चैप्टर के दौरान और आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट हो आपके दिमाग में, तो आप उन्हीं बिंदु पर वापस आएं और फिर वहीं से जो है रिकॉल करें और फिर आगे बढ़ जाएं या मेरे साथ चलते चलें। कई बार होता है टीचर आगे निकल जाता है और जो पढ़ाने वाला है या जो पढ़ने वाला है स्टूडेंट वो पीछे रह जाता है, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। तो चलिए अब चलते हैं और चैप्टर 9 को लेकर आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 9 कै, चैप्टर 9 में ऑलरेडी कवर करवा चुका हूं। अगर आपको पिछली वीडियो देखनी है और पिछले चैप्टर देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है आईपीसी सीआरपीसी नाम की प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उस पर जाकर आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। जो चैप्टर मैंने 9 कवर करवाए हैं और आने वाले जितने भी वीडियो हैं इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगी, जो मैं चैप्टर 22 के 22 आईपीसी के कवर करवाऊँगा। धीरे धीरे कुछ दिनों के अंतर में, 4 दिन के 5 दिन के अंतर में आपको एक एक वीडियो मिलती रहेगी। तो अब चलते हैं चैप्टर 9 कै पर, चैप्टर 9 ए पर। चैप्टर 9 ए बेसिकली है चैप्टर 9 ए यानी 9 कै, अध्याय 9 कै। ये निर्वाचन संबंधी जितने अपराध होते हैं, निर्वाचन संबंधित अपराध होते हैं, उनके बारे में बेसिकली है चैप्टर है। अब यह ध्यान रखना है निर्वाचन संबंधित क्या क्या अपराध हो सकते हैं। जो कुछ बिंदु इस पूरे चैप्टर में होंगे वह मैं यहीं पर लिख देता हूँ। क्या क्या अपराध हो सकते हैं ये धारा 171 की उपधाराओं में उल्लेखित है। धारा 171 की उपधाराओं में है, पूरा चैप्टर समाप्त हो जाता है। अब कुछ क्वेश्चन जो है चैप्टर को शुरू करने से पहले कि यह चैप्टर क्या मूलतः आईपीसी में था? नहीं, यह चैप्टर मूलतः आईपीसी में नहीं था। 1920 में संशोधन के द्वारा यह जोड़ा गया, ये चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। 1920 के जो भारतीय निर्वाचन अपराध एवं जांच एक्ट था उसके द्वारा यह जोड़ा गया। 1920 का भारतीय निर्वाचन अपराध जांच एक्ट के द्वारा यह चैप्टर आईपीसी में जोड़ा गया था, ये चीज़ ध्यान रखना। अब चलते हैं मूल बिंदु पर जो इस पूरे चैप्टर में होने वाले हैं। देखो, निर्वाचन जब होता है, निर्वाचन संबंधी जितने अपराध होते हैं, मानो ये बूथ है, निर्वाचन हो रहा है, अपने दिमाग में इमेजिनेशन बनाओ यहाँ पर कौन कौन हो सकता है। यहाँ पर होगा एक तो जो वोट डालने आ रहे हैं लोग, ठीक है। दूसरा होगा जो यहाँ पर वोट डालने में मदद कर रहे हैं, जो बेसिकली लोक सेवक हैं या जिनको नियुक्त किया गया है। अब यहाँ पर अपराध इन्हीं दोनों से संबंधित हो सकते हैं। या तो ये जो मत डालने वाला आ रहा है यह गड़बड़ करे, या जो यह लोक सेवक है यह गड़बड़ करे, या जो मत डालने वाला है इस लोक सेवक को दुष्प्रेरित करे। बस यही अपराध हैं और इन्हीं अपराधों से संबंधित जो है पूरा चैप्टर है बेसिकली। ठीक है, कि जो लोक सेवक का प्रतिरूपण करना, दुष्प्रेरण करना, प्रोक्सी मत डालना, ऐसा ही है। मतलब पूरा घूमने वाला है। पूरा जो ये मैंने 4-5 बिंदु बताए हैं इन्हीं के चारों ओर पूरा चैप्टर घूमने वाला है। अब चलते हैं धाराओं पर। धाराएं कौन कौन सी हैं? धारा 171 कै है। जो धारा 171 कै यानी उपधारा कै, इसमें बेसिकली निर्वाचन की और अभ्यर्थी की डेफिनेशन दी गई है और इस धारा में कुछ नहीं है। ठीक है, निर्वाचन क्या है और अभ्यर्थी का इसमें निर्वाचन की डेफिनेशन नहीं मिलती आईपीसी में कहीं भी। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि निर्वाचन की डेफिनेशन नहीं, निर्वाचन की डेफिनेशन नहीं है। निर्वाचन वैसे मैं बता देता हूँ। निर्वाचन क्या होता है, यानी जिसमें चुनाव करवाना होता है कुछ लोक सेवकों के द्वारा, जन समूह में से चुनाव करवाना होता है, उसको कहते हैं निर्वाचन। ठीक है, यानी सदस्यों के वर्णार्थ चुनाव का घोतक है, जिसमें
वर्णार्थ का मतलब है सिलेक्शन, सदस्यों के वर्णार्थ यानी सिलेक्शन का घोतक है, जिसके लिए वर्ण करने की पद्धति चुनाव के ग्रुप में किसी विधि द्वारा विहित की गई हो, यानी विधि द्वारा निर्धारित हो कि इस प्रकार इलेक्शन होगा, इस प्रकार चुनाव होगा और इस प्रकार कोई ग्रुप कोई पार्टी चुनकर आएगी, तो उसको बोलते हैं निवार्चन। निवार्चन की डेफिनेशन आईपीसी में कहीं नहीं है। एक ट्रिक मैंने बताई थी कि कहीं पर क्वेश्चन आता है कि इसकी डेफिनेशन क्या मिलती है आईपीसी में या सीआरपीसी में, तो मैक्सिमम टाइम होता है कि मैक्सिमम टाइम यह मिलेगा आपको आंसर की डेफिनेशन नहीं दी गई है। ठीक है, मैक्सिमम उत्तर भी यही होता है कि डेफिनेशन नहीं दी गई है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि मैंने ट्रिक ये बता दी है। अब इसमें जो है अभ्यर्थी और निवार्चन अधिकार का जो परिभाषा दी गई निवार्चन अधिकार की, जो निवार्चन अधिकार है जो अभ्यर्थी है उसमें उसकी धारा 171 क में डेफिनेशन दी गई है। निवार्चन शब्द की डेफिनेशन कहीं नहीं मिलती है, ध्यान रखना। हाँ, निवार्चन अधिकार के बारे में और अभ्यर्थी की डेफिनेशन ये धारा 171 क में दी गई है। निवार्चन अधिकार क्या है? निवार्चन अधिकार है कि निवार्चन में खड़े होना, सदस्यता वापस लेना, यानी कोई खड़ा हो रहा निवार्चन में चुनने के लिए कोई खड़ा हो रहा तो वह अपनी सदस्यता वापस भी ले सकता है। अभ्यर्थी का मतलब क्या है कि जो उम्मीदवार चुनाव में खड़ा होता है या पिछले चुनाव में वह खड़ा हुआ था, और उसको उम्मीदवार माना गया था, उम्मीदवार निर्दिष्ट कर दिया गया था, यानी वह योग्य है। ठीक है, अभ्यर्थी का मतलब ये है, निवार्चन अधिकार का मतलब ये है। तो बेसिकली धारा 171 ए 171 क इसमें बेसिकली डेफिनेशन दी हुई है और कुछ नहीं है। ठीक है, और मतदान करना पूछे कि क्या इसमें दिया हुआ है अधिकार में? बिल्कुल, मतदान करना भी एक अधिकार है, तो यह एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है कि मतदान करने का अधिकार क्या आईपीसी में कहीं पर उल्लेखित है? तो धारा 171 क में यह उल्लेखित है। ठीक है, मतदान करना भी एक अधिकार है जो अधिकार निवार्चन अधिकार की परिभाषा में आता है। अब यह धारा इतनी ही थी। अब आते हैं धारा 171 ख पर। धारा 171 ख में क्या है? रिश्वत की परिभाषा दी गई है। धारा 171 जो ख है इसमें क्या किया गया है कि रिश्वत की परिभाषा दी गई है कि रिश्वत आप किसे मानेंगे, किस प्रकार किसी चीज़ अगर कोई दी जा रही है, जो यहाँ पर बैठा है लोक सेवक, ये बाहर से कोई व्यक्ति आया, इसने चाय पानी पूछा या कुछ अन्य पारितोषण दिया और इसको घर पर ले गया, इसकी सेवा की, तो क्या यह रिश्वत मानी जाएगी? ठीक है, तो यहाँ पर यह क्या रिश्वत मानी जाएगी? या कोई दूसरा व्यक्ति आया बाहर से, लोक सेवक बैठा, इसको कुछ पैसे दिए, उसको दुष्प्रेरित किया कि आप जाली मतदान इतना करवा दो, या उसके हित में कोई कार्य करवाने के लिए दुष्प्रेरित किया, जो लोक सेवक अगर जानते हुए अगर दुष्प्रेरित नहीं होता तो होशे हवास में होता तो वह नहीं करता। कहने का मतलब है कि दुष्प्रेरित करके अपना हित साधना किसी प्रकार में, सिंपल भाषा में समझाने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। तो दो कृत्य हो सकते हैं। पहला बता दिया कि मैंने जो सेवा पानी वाला कृत्य हो गया, दूसरा हो गया कि पैसे वाला कृत्य हो गया। अब आईपीसी इसमें बेसिकली क्या बोलती है कि जो रिश्वत देगा, धारा 171 ख जो उपधारा बी है यानी ख है, यह रिश्वत देने वाले के ऊपर है, यानी जो रिश्वत देगा उसको क्या दंड मिलेगा और कब माना जाएगा कि वह रिश्वत दे रहा है। तो जो भी किसी को पारितोषण देता है ताकि वह किसी निवार्चनीय अधिकार का प्रयोग करे या इस प्रकार के किसी अधिकार के प्रयोग के लिए किसी को उपहार दे, प्रस्तुत करे, देने के लिए सहमत हो, प्राप्त करने का निश्चय करे या प्रयत्न करे, तो वह पारितोषण देने वाला समझा जाएगा। ठीक है, यानी क्या क्या करे कि कोई किसी को उपहार दे, और उपहार किस आशय से दे, यहाँ पर आशय इंपॉर्टेंट है, किस आशय से दे कि वह उसके अनुसार कोई काम करे या काम करने से दूर हटे। कोई लोक सेवक उसके अनुसार कोई काम करे, ठीक है, वह लोक सेवक को क्या करने का काम कर रहा है? प्रभावित करने का काम कर रहा है। अगर वह देता है, प्रयत्न करता है या देने की सहमति करता है, सहमत हो जाता है, दिया नहीं है, देने का मात्र प्रयत्न करता है, दिया नहीं है, और जो लेने वाला है वह प्राप्त करने को सहमत हो जाता है कि हाँ मैं ले लूँगा, तब भी यह अपराध हो जाता है। ठीक है, दिया नहीं है लेकिन सहमति हो गई दोनों में, तब भी यह अपराध माना जाएगा। ठीक है, क्या? तब भी यह अपराध है, धारा 171 की उपधारा ख के अंतर्गत। अब यहाँ पर जो प्राप्त करता है, स्वीकार करने के लिए सहमत होता है और प्राप्त करने का कार्य करता है, अब वह बोलता है कि मेरा यह आशय नहीं था
कि मैं कोई गलत काम करता, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि उसने प्राप्त भी कर लिया और बोलेगा कि मेरा आशय नहीं था, ना ही मैं ये काम करना चाहता था, ठीक है, पारितोषिक लेकर ना मैं काम करना चाहता था और ना मेरा आशय था, लेकिन उसने प्राप्त कर लिया, तो भले ही उसका आशय ना हो, प्राप्त करने वाले का जो लोक सेवक है उसने भले ही पैसे ले लिए हों, सेवा पानी करवा लियो, भले ही उसका आशय ना हो, अगर यह पता चलता है कि उसने ऐसा किया है, प्राप्त किया, सहमत हुआ है, तो यह माना जाएगा कि उसने उसके फेवर में काम किया होगा और वह इस धारा के अंतर्गत अपराधी हो जाएगा, इस धारा के अंतर्गत उसे अपराध माना जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आते हैं धारा 171 गए, जो बेसिकली शुरुआत वाली धाराएं हैं, इनमें जो है परिभाषाएं दी गई हैं, अपराध के बारे में उल्लेख है और जो आने वाली धाराएं हैं उनमें दंड मिलेगा। तो 171 गए जो है वह निवार्चनों में असम्यक असर डालने के बारे में है। ठीक है, निवार्चनों में असम्यक असर डालना, धारा 171 की उपधारा गए, निवार्चनों में असम्यक असर डालना। असम्यक असर डालने का मतलब क्या है? असम्यक क्या है? असम्यक असर डालना, असर डालने का मतलब है कि जो निवार्चन का अधिकार है, ठीक है, उसको बाधित करना, उसमें हस्तक्षेप करना। निवार्चन का अधिकार क्या है? डेफिनेशन दी थी, ये निवार्चन का अधिकार, मतदान करना भी निवार्चन का अधिकार है। कोई मतदान करने से किसी को रोकता है, असम्यक असर डालता है, तो धारा 171 गए आ गई। ठीक है, या अन्य जो निवार्चन का अधिकार में मैंने बताई थी उन काम को करता है तो असम्यक असर डालना होगा, यानी हस्तक्षेप करना होगा, बाह्य प्रभाव डालना होगा। अब इस धारा में इंपॉर्टेंट क्या है? जैसे किसी को डराना, धमकी देना, या तो उम्मीदवार हो या अभ्यर्थी हो या जो मतदाता हो। ठीक है, उम्मीदवार अभ्यर्थी एक ही है या मतदाता हो। उम्मीदवार अभ्यर्थी यानी दो अलग अलग शब्द हैं, कहना एक ही चाह रहा हूँ मैं, उम्मीदवार अभ्यर्थी एक ही है या मतदाता हो। अब यहाँ पर इनको जो है, कोई व्यक्ति क्या करता है कि इनको किसी से संबंधित जो ये हैं, इनको धमकी देता है उस व्यक्ति को क्षति पहुँचाने की जिससे ये संबंधित हैं, कि अगर आपने यह काम या मेरे मत में फेवर नहीं किया तो उस व्यक्ति को इतनी क्षति हो जाएगी, ठीक है, हम पहुँचा देंगे। जिससे ये मैं थोड़ा सा समझाता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। उम्मीदवार जो है जो मतदाता है, ठीक है, इनसे संबंधित कोई व्यक्ति है, इनका रिलेटिव है, कोई व्यक्ति है जो इनसे संबंधित है, ठीक है, और इन्होंने इनको जो है कोई तीसरा व्यक्ति आता है, मान लीजिए अपराधी है, जो इस धारा के अंतर्गत अपराधी माना जाएगा। ठीक है, यह आता है और यह बोलता है कि इसको हम क्षति पहुंचा देंगे, इस व्यक्ति को, अगर आपने हमारे मत में या जो है करवाना चाहते हैं हमारे फेवर में आप नहीं आए तो। ठीक है, या कोई ऐसा करते करता तब यह धारा प्रयोज्य होगी, यह धारा इस धारा के अंतर्गत अपराध बनेगा और फिर दंड मिलेगा। या धमकी देता है ऐसा करने की जो मैंने बताया है, या जो है प्रेरित करता है कि हमारे फेवर में मतदान करो। ठीक है, और तीसरी बात है कि इस व्यक्ति के अलावा यहाँ पर जो इनकी आस्था है, जो मतदाता की आस्था है, उस पर हस्तक्षेप करता है। जैसे इनकी आस्था है किसी धर्म में, यह बोलता है, जो अपराधी तीसरा व्यक्ति आता है जो इनको दुष्प्रेरित कर रहा है, अपने फेवर में मत करवाने का प्रयास कर रहा है, वह बोलता है कि जो आपकी आस्था, जो आपकी देवी है, जो आपका देवता है, ठीक है, जिसको आप मानते हो, वह आपके इस कृत्य को पाप मानेगा अगर आप हमारे फेवर में नहीं आए या आपने हमारी तरफ मतदान नहीं किया। तो यह क्या हो गई? यह धारा 171 के जो गए है उपधारा, उसके अंतर्गत अपराध हो गया और इसको जो है अपराध माना जाएगा, इसको फिर सजा मिलेगी। ठीक है, तो यह बेसिकली धारा 171 की उपधारा गए हैं। अब इसमें 2 पॉइंट आते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट क्या आते हैं इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ। एक पॉइंट तो आता है कि मिसगाइड करके अपनी तरफ वोट खींचना। एक दूसरा पॉइंट आता है कि जो घोषणा करते हैं और जो घोषणा के बाद जो, जैसे अब लोन माफ़ी हो गया, या बाद में जो है यह घोषणा करते हैं कि हमारी सरकार अगर आएगी तो हम ये काम करवा देंगे, वो काम करवा देंगे, तो क्या यह भी धारा 171 गए के अंतर्गत आएगा? या जो आपने चीज़ बताई वही धारा गए 171 गए के अंतर्गत आएगी? देखो, दोनों में थोड़ा अंतर करता हूँ मैं। धारा 171 की उपधारा गए, इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जिसमें जो है भय का आशय हो,
यानी इसमें भय के द्वारा या बाह्य दबाव के द्वारा कोई काम करवाया जाता है, तब धारा 171 गैर लगेगी। जो मैंने एग्जाम्पल बताया था कि उम्मीदवार हो गया, ये उम्मीदवार हो गया, ये मतदाता हो गया, ठीक है, और इनका ये कोई रिलेटिव हो गया, तीसरा व्यक्ति हो गया। अब ये आता है कि आपने अगर हमारे फेवर में नहीं किया तो इसको हम हानि पहुंचाएंगे, ऐसी है, सिर्फ धमकी देता है, प्रयत्न करता है, धमकी देने का प्रयत्न करता है, तब यह धारा 171 गैर लागू होगी, ठीक है। या जो इनकी आस्था है, यानी जो इनकी आस्था है उसको बोलता है कि आप कोप का भाजन होंगे अगर आप हमारे फेवर में नहीं आई, भगवान का पाप लगेगा, या ऐसी चीज़ें बोलता है जिससे ये प्रभावित होकर भय और दबाव, भय हो गया रिलेटिव के प्रति क्षति पहुंचाने का, तो इसमें भी आ सकते दबाव हो गया पाप वाला, धर्म वाला। तो इन दो तरीके अपनाकर कोई वोट लेने का प्रयास करता है तो धारा 171 गैर वहाँ पर लागू होगी। अब यहाँ पर एक दूसरा एस्पेक्ट है, सार्वजनिक घोषणा हो गई, ठीक है, सार्वजनिक घोषणा कि हमारी सरकार ये करेगी आने के बाद, या जो दूसरी चीज़ होगी प्रचार करना हो गया, वोट मांगना हो गया, प्रार्थना करना हो गया, प्रचार करना हो गया, वोट मांगना हो गया, प्रार्थना करना हो गया कि आप हमें वोट दो, या सरकारी साधनों का उपयोग करना हो गया, ठीक है, और सरकारी साधनों का उपयोग करना हो गया। तो क्या यह भी ऐसा माने जाएगा कि असमय का असर डाल रहे हैं निर्वाचन पर? असमय का असर का मतलब है कि निर्वाचन का जो अधिकार है उसको बाधित कर रहे हैं, ठीक है, निर्वाचन का जो अधिकार उसको बाधित कर रहे हैं, सरकारी साधनों का उपयोग करना। तो यह चीज़ें नहीं कर रही हैं, यह चीज़ें इस धारा के अंतर्गत नहीं आएंगी। और एक मामला है चरणलाल साहू बनाम ज्ञानी जेल सिंह और अन्य का मामला है, ये नोट कर लीजिए, चरणलाल साहू बनाम ज्ञानी जेल सिंह अन्य का मामला है। इसमें यह बताया गया था कि ये चीज़ें इस धारा के अंतर्गत नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि इसमें भय और दबाव का जो मैंने आशय आपको बताया है वह नहीं है, ठीक है, भय दबाव जुल्म का आशय नहीं है। असमय असर डालने के लिए इस धारा के अंतर्गत आने के लिए क्या होना चाहिए, यह आशय इम्पोर्टेंट है जो मैंने बताया था और मैंने स्पष्ट कर दिया है। अब आते हैं धारा, अब देखो यहाँ पर प्रयत्न भी करता है ना इन चीज़ों का, तब भी अपराध हो जाता है। करता तो ठीक है, लेकिन अगर इसने इन चीज़ों का, ये जो मैंने चीज़ें बताई, इसका प्रयत्न मात्र किया तब भी वह अपराधी होगा, ये भी ध्यान रखना। प्रयत्न मात्र भी अपराध है धारा 171 गैर के अंतर्गत, उपधारा के अंतर्गत, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब आते हैं आगे, ये धारा 171 गैर थी, अब आते हैं धारा 171 गैर। इसमें है निर्वाचनों में प्रतिरूपण, ठीक है, निर्वाचनों में प्रतिरूपण। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा एक बार साफ कर देता हूँ। निर्वाचनों में प्रतिरूपण क्या होता है? अगर वीडियो आप देखते हो आ रहे हो तो प्रतिरूपण मैंने पहले ही बता दिया है क्या होता है। निर्वाचन में अगर प्रतिरूपण हो तो अब क्या होगा, कैसे प्रतिरूपण होगा, किसे आप प्रतिरूपण बोलोगे? देखो निर्वाचनों में प्रतिरूपण से संबंधित यह धारा है। निर्वाचनों में प्रतिरूपण क्या होता है? प्रतिरूपण क्या होता है? यानी जो आप नहीं हो और वह आप बनने की कोशिश कर रहे हो, यानी आप किसी और की पहचान लेकर वोट डालने जा रहे हो, ठीक है, आप किसी और की पहचान लेकर वोट डालने जा रहे हो, दुष्प्रेरित कर रहे हो। इसमें आशय है, आवश्यक शर्त क्या है कि आशय जो है वो भ्रष्ट होना चाहिए। इसमें आवश्यक शर्त है भ्रष्ट आशय, ठीक है। क्यों यह आवश्यक शर्त मैंने क्यों बताई? क्योंकि जो प्रोक्सी वाला मैटर है, प्रोक्सी मतदान वाला मैटर है, प्रोक्सी मतदान वाला मैटर है, जैसे किसी और की जगह आप मत डालने आ गए हैं वैध तरीके से, जो लीगल है, यानी जो विधि में निर्धारित है, ऐसा कर सकते हैं। विधि द्वारा जो निर्धारित है प्रोक्सी मतदान, वह वैलिड हो जाता है, वह इस धारा से बाहर हो जाता है, फिर वहाँ पर यह धारा लागू नहीं होगी। यानी जो विधि द्वारा निर्धारित है, जो वर्तमान जो लागू विधि, उसके अंतर्गत जो प्रोक्सी मतदान जो है लागू है, तो वह इस धारा के अंतर्गत नहीं आएगा। तो इसलिए आशय यहाँ पर जरूरी है कि आशय क्या होना चाहिए, जो
ऐसा काम करता है उसका आशय होना चाहिए भ्रष्ट आशय। भ्रष्ट आशय यानी जो मतदान कर चुका है और दोबारा मतदान करने आ गया है किसी और की पहचान लेकर भ्रष्ट आशय से, ना कि उस प्रोक्सी मतदान में क्या होता है, देखो यहाँ पर उलझो मत। प्रोक्सी मतदान में सहमति से कोई अन्य व्यक्ति, ये जो प्रोक्सी मतदान है यानी वह आने में सक्षम नहीं था, आ नहीं सकता था, तो उसकी सहमति से कोई अन्य मतदान करे, वह होता प्रोक्सी मतदान, तो उसको वह लीगल है, वह इस धारा के अंतर्गत नहीं है। इस धारा के अंतर्गत अपराध वह है जो भ्रष्ट आशय से आता है, मतदान करता है, दुष्प्रेरण करता है। यानी दुष्प्रेरण का मतलब है 3 तरीके का होता है, षड्यंत्र रचता है ऐसा, सहायता करता है, या और लोगों को भी उकसाता है कि आप ऐसे मतदान करो, ऐसा करता तो वह धारा 171 गै के अंतर्गत अपराध है ऐसा करना, ठीक है। या ऐसा प्रयत्न करता है, प्रयत्न मात्र भी अपराध है। अगर यह काम नहीं करता लेकिन सिर्फ प्रयत्न किया है तब भी है अपराध है, ये ध्यान रखना। ये धारा 171 गए थे। अब आते हैं धारा 171 डै पे। इसमें दंड के बारे में है कि कोई रिश्वत लेता है तो उसके लिए कितना दंड मिलेगा। धारा 171 डै जो है रिश्वत के बारे में दंड है, यानी जो मैंने रिश्वत का पहले अपराध बताया था कि रिश्वत हम किसे मानेंगे, तो वहाँ पर इसका दंड नहीं उल्लेख था, यहाँ पर इसका दंड उल्लेख है, रिश्वत का दंड उल्लेख है। कितना दंड मिलेगा, तो यहाँ पर 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। अब सत्कार रूप से अगर रिश्वत ली गई है तो यहाँ पर सत्कार रूप क्या होता है, सत्कार रूप का मतलब जो मैंने बताया था कि किसी ने सेवा पानी की है, पहले वाला एग्जाम्पल याद करो, किसी ने पैसे दिए, किसी ने सेवा पानी की, अगर ऐसी रिश्वत ली जाती है, ठीक है, तो उसमें जो है दंड सिर्फ जुर्माने में दिया जा सकता है। यानी पारितोषण के द्वारा रिश्वत हो गई, यानी खाद पेय मनोरंजन के द्वारा रिश्वत हो गई, रसद के रूप में रिश्वत हो गई, ठीक है। यानी जो सत्कार के रूप में रिश्वत ली गई है, सत्कार का मतलब क्या होता है, सत्कार रूप में जो रिश्वत ली गई है उसके लिए सिर्फ जुर्माना लगाया जा सकता, उसके लिए कारावास नहीं दिया जा सकता। सत्कार का मतलब है कि जैसे पेय मनोरंजन या भोजन या पारितोषण इस तरीके से रसद के रूप में रिश्वत ली गई है तो इसे जो है जुर्माने के द्वारा ही दंडित किया जा सकता है। ये धारा डै बोलती है, 171 की धारा डै। अब आते हैं धारा 6 में। अब इसमें जो निवार्चनों में असमयक असर डालेगा या प्रतिरूपण करेगा उसके लिए दंड दिया गया है। जैसे मैंने असमयक असर डालना बता दिए, क्या होता है असमयक असर डालना, वहाँ पर इसका दंड नहीं उल्लेख है, वहाँ पर सिर्फ है अपराध उल्लेखित है। यहाँ पर यह दंड उल्लेखित करता है कि अगर कोई ऐसा करता है, असमयक असर डालता है। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला है, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है नेताओं से पंगा नहीं लेना चाहिए, वो मामला मैं आपको इसमें बताऊंगा कि उसमें क्या हुआ था, ठीक है। धारा 171 6 का यह मामला है और यह बहुत ही इंटरेस्टिंग मामला है। इसमें जो है दंड के बारे में है, यानी जो निवार्चनों में असमयक, ये थोड़ा गंदा नहीं लग रहा है, ये आपको समझ आ रहा है, ठीक है, ये गंदा नहीं लग रहा थोड़ा, कि इसको मैं थोड़ा सोच रहा हूँ साफ करके दोबारा बन, चलो बनाते हैं फिर। असमयक असर डालना या प्रतिरूपण करना उनका दंड इस धारा में दिया गया है, ठीक है। दंड क्या होगा वह उल्लेख इस धारा में किया गया है। तो दंड जो होगा 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों, ठीक है। 1 वर्ष तक का कारावास, 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। मार्कर भी अलग अलग हैं, ठीक है, किसी की इतनी पतली लिखाई है और किसी की इतनी मोटी लिखाई है, देखो। अब आते चलो मामले पर आते हैं, मामला बताता हूँ आपको। मामला क्या था कि निवार्चन आयुक्त था, हरियाणा का ये मामला है। निवार्चन आयुक्त था, इसने जो है हरियाणा के जो सीएम थे उनको बोला, उनको निर्देश दिया कि आप जो है अपने मुख्यालय में वापस जाइए। निर्देश दिया मुख्यालय में वापस जाइए। निर्देश देने के बाद सीएम साहब मुख्यालय में वापस चले गए, ठीक है। और मामला दर्ज हो गया कि जो निवार्चन आयुक्त है उसने जो है, जो सीएम साहब का अधिकार था निवार्चन में मतदान करने का, उस पर असम्यक असर डाला है।
मतदान करने का जो अधिकार था उस पर असम्यक असर डाला है। अब यहाँ पर असम्यक असर डाला तो असम्यक असर कैसे डल गया, क्यों डला? ठीक है, तो देखो जो सीएम साहब का जो निर्वाचन का जो मतदान केंद्र था वो वहीं था जहाँ पर वो गए थे। निर्वाचन जो आयुक्त था इसने जो है सीएम साहब को जो है मतदान करने से रोका, यह असर डाला, यानी जहाँ पर सीएम साहब गए थे वहीं पर इनका जो है मतदान केंद्र था और इन्होंने निर्देश दिया निर्वाचन आयुक्त ने कि आप अपने मुख्यालय पर जाइए। मुख्यालय पर चले गए तो इससे इनका क्या हुआ, जो निर्वाचन में जो मतदान करने का अधिकार था वो बाधित हुआ, क्योंकि मतदान तो ये कर नहीं पाए। तो फिर इनको नोटिस दिया गया कि जो निर्वाचन आयुक्त है इसको इस मामले में दोषी माना गया। क्यों दोषी माना गया? क्योंकि जो इन्होंने नोटिस दिया था, वापस जाने का जो निर्देश दिया था, उसमें स्पष्ट कारण नहीं बताया था। ठीक है, स्पष्ट कारण नहीं बताया था कि क्यों वापस जाएं। स्पष्ट क्या नहीं बताया था? कारण नहीं बताया था। और दूसरी बात है कि इन्होंने यह भी नहीं देखा कि यहीं पर उनका जो है मतदान का जो केंद्र है और उनका मतदान करने का अधिकार जो है किसी न किसी प्रकार बाधित होगा। तो इस कारण जो है इस मामले में है दोषी हो गए थे। तो ये ध्यान रखना है, ये असम्यक जो असर वाला मामला था ये मैंने समझा दिया है। बाकी आप समझदार हो, बाकी सब चीज़ें समझ सकते हो। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था कि नेताओं से ज़्यादा पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वे ज़्यादा हमसे बहुत आगे की सोचते हैं। अब इन्होंने सीएम साहब को वापस तो भेज दिया, लेकिन फिर कुछ ना कुछ इनसे गलती हो गई तो फिर वो मामले में फंस गए। तो यह मामला था, ये ध्यान रखना मामला कि कोई भी धारा अगर लगाई जाती है तो उसमें सभी बिंदु जो होते हैं उस धारा के वो ध्यान में लेकर चलने होते हैं। जब लगा रहे हो या जब अगर लगाने में दिक्कत कर दी तो फिर आगे फिर जब केस चलेगा तो फिर दिक्कत होगी, न्यायालय में जाएगा तो मामला। तो शुरुआत से ही धारा जब लगे तो उसके सभी बिंदु कवर होने चाहिए जी। इसलिए मैं डेप्थ में करवाता हूँ कि सभी शर्तें पूरी होनी चाहिए। अगर कहीं भी एक शर्त भी छूटी तो वह पूरी धारा फिर खारिज हो जाती है, मतलब फिर उस पर मामला नहीं बनता। इसमें इन्होंने एक शर्त छोड़ी और यही फिर उस मामले में उल्टा पड़ गया इन पर मामला। एक शर्त छोड़ी, ठीक है, वह शर्त थी कारण बताना ज़रूरी है कोई भी मतलब निर्देश देने से पहले, कारण बताना ज़रूरी है कोई भी निर्देश देने से पहले। दूसरी शर्त थी इन्होंने जो है ध्यान नहीं रखा, सावधानी बरती कि इससे जो है जो आईपीसी की धारा है असम्यक जो असर डालने वाली उस पर कहीं ना कहीं हस्तक्षेप पड़ेगा इस निर्देश पर, इसकी असावधानी बरती तो उसका खामियाजा ये हुआ। तो ये मामला था। अब धारा 171(6) में आते हैं। धारा 171 है कि निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन देना जो प्रभाव डाले। ठीक है, झूठ तो बहुत बोलते हैं, जो प्रभाव डालने वाला, इसको मैं साफ़ ही कर देता हूँ। थोड़ा हम वापस लिख दूंगा क्योंकि थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये मैंने ज़्यादा समझाने के चक्कर में ज़्यादा ड्राइंग ख़राब कर दी। ठीक है, चलो मैं इसको थोड़ा सा साफ ही कर देता हूँ और फिर लिख देता हूँ वो बिंदु जो मैंने बताए थे। निर्वाचन, ये बूथ हो गया, ये लोक सेवक हो गया, ये मतदाता हो गया, ये दुष्प्रेरण हो गया, उपहार हो गया, रिश्वत हो गई। इन्हीं के चारों ओर यह चैप्टर घूमा है। ठीक है, और जो है मतदाता का दंड हो गया और लोक सेवक का दंड हो गया, इसके अधिकार हो गए। बस इन्हीं के चारों ओर अब तक ये घूमी है। तो अब कहीं पर कंफ्यूज हो तो इस पर आ जाना, इस पर तो, और इस पर आने के बाद समझ आओगे। दुष्प्रेरण 3 प्रकार का होता है, सहायता और उकसाहट और षड्यंत्र। दुष्प्रेरण यानी जाली मतदान वाला मैंने कॉन्सेप्ट बताया था पिछली धारा में। ठीक है, ये समझ लो बूथ है। इमेज बनाने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ आपके दिमाग में ताकि क्लियर हो। अब चलते हैं अगली धारा पर। मिथ्या कथन देना। मिथ्या कथन का मामला मतलब है कि निर्वाचन पर प्रभाव डालने के उद्देश्य से, कि निर्वाचन का जो परिणाम आने वाला है वह कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाए, वह हमारे पक्ष में आ जाए, इसलिए जो है मिथ्या कथन देना। धारा 171 की जो उपधारा 6 है वह इस विषय में उपबंध करती है कि निर्वाचन के परिणाम पर प्रभाव डालने के आशय से किसी अभ्यर्थी के व्यक्तिशील या आचरण के संबंध में तथ्य का कथन तात्पर्यत होने वाला ऐसा कोई कथन जिसे वह जानता मिथ्या है प्रकाशित करेगा या ऐसा कथन करेगा वह जुर्माने से दंडित होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या ध्यान देना है, जो धारा 171
है, इसमें क्या ध्यान देना है, तथ्य से, ठीक है, तथ्य से, तथ्य का कथन तात्पर्य होने वाला, यह लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यह समझाऊंगा यह क्या है, तथ्य का कथन तात्पर्य होने वाला। 171(6) देखो, तथ्य का कथन तात्पर्य होने वाला, तात्पर्य होने वाला यानी जो फैक्ट को चेंज करने का प्रयास कर रहा है, ऐसा कथन जो वह जानता है मिथ्या है, यानी जो देने वाला जानता है कि यह मिथ्या है, ठीक है, इस धारा की शर्त है कि देने वाला मिथ्या है, देने वाला जानता है मिथ्या है, देने वाला जानता है, ठीक है, और वह तथ्य का कथन तात्पर्य है होने वाला है, यानी वह फैक्ट बेस्ड है, उसकी सील पर, आचरण पर जो उसका फैक्ट है, कोई तथ्य है, उसको बिल्कुल अलग ढंग से मैनिपुलेट करने का जो है प्रयास कर रहा है, जो है कथन यह दे रहा है, यह दे रहा है या इसने देने का प्रयास किया है, तो यह धारा लागू होगी, ठीक है, धारा 171(6) लागू होगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है मानहानि वाला। देखो, मानहानि का कॉन्सेप्ट अलग है और यह कॉन्सेप्ट अलग है। अगर यहाँ पर दोषी हो गया तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो 499 है मानहानि की धारा, वहाँ पर भी इसको दोषी ठहरा दिया जाएगा, ठीक है, दोनों में अंतर है, दोनों के कॉन्सेप्ट में अंतर है, तो इसका ध्यान रखना कि यह जरूरी नहीं है कि यहाँ पर अगर अपराध घटित हुआ है तो वहाँ पर भी हो, ठीक है, दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है, तो मैंने क्लियर कर दिया है। यानी मैनिपुलेट करना किस आशय से, आशय क्या है यहाँ पर, आशय है जो चुनाव का परिणाम है, चुनाव के परिणाम पर प्रभाव डालने का, चुनाव के परिणाम पर प्रभाव डालने का, ये आशय है यहाँ पर। तो ये तीन चीज़ें इस धारा में हैं 171 की उपधारा 6 में। अब आते हैं 171(j), उपधारा 171(j) है। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, मेरा गला बिल्कुल सूख गया है, ठीक है, जीभ थोड़ी ही फिसल रही है, गला सूख गया है, इसलिए पानी पीना ज़रूरी है। चलिए अब आगे चलते हैं धारा 171(j) पर। इसमें जो है ये थोड़ी फनी धारा है, ठीक है, जो निवार्चन संबंधित सिलसिले में जो अवैध संदाय है, थोड़ी फनी धारा है। इसका आज के युग में मैं नहीं मानता कोई यूज है, निवार्चन मामले में अवैध संदाय, ठीक है। अब ये फनी क्यों है यह धारा, देखो, इसमें बोला गया है कि जो कोई अभ्यर्थी के प्राधिकार के बिना, अभ्यर्थी की लिखित या अभ्यर्थी के लिखित प्राधिकार के बिना, यानी अभ्यर्थी के लिखित प्राधिकार, अभ्यर्थी यानी जो निवार्चन में जो है मुख्य उम्मीदवार है, ठीक है, जिस पार्टी के लिए कोई अवैध संदाय कर रहा है और उसका कोई मुख्य उम्मीदवार उसके लिए कर रहा है, यानी उसके लिए पर्चे छपवा रहा है, उसके लिए सभाओं का आयोजन कर रहा है, बिना उस अभ्यर्थी के, उस उम्मीदवार की लिखित प्राधिकार के तुम ऐसा करो, और ऐसा करने की उसने बिना अनुमति लिए ऐसा कर रहा है, तब वहाँ पर यह धारा लागू होगी। अब थोड़ा लॉजिक लगाओ कि किसी के लिए कोई सभा बुलवा रहा है, मतलब पर्चे बनवा रहा है उसको आगे बढ़ाने के लिए निवार्चन में, तो वह क्यों जो है उसको जो ये मतलब धारा में फंसने देगा कि ये अवैध संदाय का मामला बनता है यहाँ पर, ठीक है। अगर कोई ऐसा कर रहा है, इस धारा में बेसिकली है क्या, ये मैं दोबारा समझाता हूँ। इस धारा में है कि कोई उम्मीदवार है निवार्चन का और उसके लिए कोई उसकी अनुमति के बिना काम कर रहा है, उसके निवार्चन को अग्रसर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, यानी पर्चे छपवा रहा है, सभाओं का आयोजन कर रहा है, तो वह अवैध संदाय का मामला, यानी अवैध तरीके से उसको धन देने का मामला माना जाएगा। ये धारा 171(j) बोलती है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, और इसके लिए जुर्माना कितना है, 500 रुपये का जुर्माना है। इसके लिए जुर्माना कितना है, 500 रुपये का जुर्माना है, 500 रुपये का जुर्माना है। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जितना मान लीजिए 10 रुपये से कम का अवैध संदाय उसने किया है, 10 रुपये से कम का अवैध संदाय किया है, यानी 10 रुपये से कम उसके निवार्चन को आगे बढ़ाने में उसने खर्चा किया है। इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है, थोड़ी फनी है, मतलब ये वैसी की वैसी लिखी हुई है, अब लगा मैं अमेंडमेंट नहीं हुआ इन चीज़ों में,
तो ऐसा करता है, और ऐसा करने के 10 दिनों के अंदर जो उम्मीदवार था वह इसको लिखित अनुमति दे देता है, तो वह दंड का भागी नहीं होगा, फिर उसको दंड नहीं मिलेगा। तो इसका कोई यूज़ नहीं इस धारा का। वैसे मैंने समझाने के लिए, आप पूछ सकते थे कि अगली धारा आपने क्यों नहीं बताई, वैसे बता दी मैंने। अब आते हैं अगली धारा। अब आते हैं अगली धारा पर। अगली धारा 171 जय, कि जो कोई भी धारा 171 जय, जो कोई भी निर्वाचन का लेखा रखने में असफल रहता है, निर्वाचन लेखा रखने में असफल रहता है, असफल रहता है, यानी जो विधि द्वारा प्राधिकृत है, यानी जिसको विधि ने है काम सौंपा है कि आपको निर्वाचन का लेखा रखना है, विधि द्वारा प्राधिकृत है, ऐसा सफल रहता है, तो उसके लिए दंड का प्रावधान है 500 रुपये जुर्माना। ठीक है, 500 रुपये जुर्माना। आईपीसी में जो निर्वाचन संबंधी चैप्टर था यह यहाँ पर ख़त्म होता है, और जो निर्वाचन से संबंधित जो बेसिकली अब अन्य धाराएं हैं वो, मतलब अब सोच सकते हो कि आप सर निर्वाचन तो इतना ही नहीं है, निर्वाचन तो बहुत, मतलब बहुत मामले बनते हैं निर्वाचन में, तो वो बेसिकली एक्ट में दी हुई हैं। जो स्पेशल निर्वाचन के लिए एक्ट बनाया गया है उसमें वह धाराएं हैं। ठीक है, जो चुनाव से संबंधित एक्ट बनाया गया है उसमें वह धाराएं हैं, और उसमें जो है जो अधिनियम है, मुझे ध्यान आ रहा है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, लोक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है उसमें बेसिकली अन्य धाराएं दी गई हैं। उसमें ईवीएम का भी प्रावधान है, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, धारा 61 या धारा 66 ऐसा ही कुछ मैंने पढ़ा था। तो लोक प्रतिनिधित्व जो अधिनियम है, जो निर्वाचन के अन्य मामले हैं वह फिर वह देखता है। ठीक है, जो मतदान के जो उम्मीदवार हैं उससे संबंधित जितने मामले बनते हैं वह देखता है, जो मतदान करता है उससे संबंधित जितने मामले बनते हैं वह देखता है, जो यहाँ पर मतदान में जो मुख्य बूथ कैप्चरिंग वाला मामला या जो लोक सेवक हैं उससे संबंधित जो मामले वह भी उसी में हैं। तो जो बाकी मामले बच गए वो जनरली सारे लोक प्रतिनिधित्व जो अधिनियम है उसमें हैं, उसमें उल्लेखित हैं। बाकी आईपीसी में जितना था वो मैंने डेप्थ से करवा दिया, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, या इससे बाहर आपको जो सामान्य जनरली किताबों में नहीं मिलेगा, एडवांस किताबों में हो सकता है कोई सिद्धांत वगैरह मिले, बाकी इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा जहाँ तक मेरा मानना है। क्योंकि मैंने जितनी भी उच्चतम स्तर की किताबें हैं, एडवांस लेवल की किताबें आईपीसी की, सभी को इकट्ठा करके नोट्स बनाए थे, और नोट्स बनाने के बाद मैं हर चैप्टर की आपको जो है वीडियो दे रहा हूँ, एक वीडियो दे रहा हूँ हर चैप्टर की, और आईपीसी को गहराई से कवर करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो हर 4-5 दिन में एक वीडियो आ जाती है एक चैप्टर की। आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो चैनल के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर इस वीडियो को अपलोड होने के बाद नोट्स आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात, अगर डिस्क्रिप्शन से आप नहीं जाना चाहते हैं, आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं, तो आप वहाँ पर जो हमारे चैनल का लिंक है, नाम है इंडिया ऑक्सफोर्ड, उसको सर्च कीजिए तो वहाँ पर भी आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। अगर यहाँ तक पहुँचे हैं, आप विद्वान लोग हैं, पहुँच गए हैं यहाँ तक, तो आप एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर देखो हम यहाँ तक पहुँचे हैं और हमने आपकी वीडियो देखी है और हम आपके रियल सब्सक्राइबर हैं। अच्छा लगेगा मुझे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।